हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी फाइटर्स पे स्वागत है। इस लेक्चर में मैं साइंस का ही जो केमिस्ट्री जो सेक्शन में शुरू किया था एनसीईआरटी और लुसेंट बेस, उसी का नेक्स्ट ये सीरीज है। और आज मैं आप लोग के सामने कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डिस्कस करूंगा। और ख़ास करके इसमें मैं कोशिश किया हूं कि जो एनसीईआरटी का जो बुक क्लास 10th का है उसका जितने अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको कवर किया हूं। और साथ ही साथ अगर कुछ लुसेंट में अगर एनसीईआरटी में अगर नहीं दिया है तो मैं लुसेंट से या स्पीडी से का भी कुछ चीज़ें कवर करने का कोशिश किया हूँ, ताकि अगर इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैं दे देता हूँ। हालांकि जो ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं जो है 67th बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए जो लास्ट अगस्त में संभावित है 60 दिन का एक होमवर्क सीरीज शुरू किया हूँ, जिसमें कि अभी ये जो 21 जून को शुरू हुआ था, 21 जून को एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किए थे। और मैं डे बाय डे, जैसे कि 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 जून को क्या क्या पढ़ना था उस सब का मैं यहाँ टॉपिक लिख दिया था। और यहाँ देखिए उस 21 जून को करंट अफेयर्स का भी जनवरी 2021 का पढ़ना था। ऐसे करके मैं डे 1, डे 2, डे 2, 3, डे 5 में आपका पूरा जो है ना एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो गया था। ठीक उसी तरह अभी जो है वर्तमान में जो अभी जो चल रहा है, देखिए अभी तक जो है डे 1 से लेकर डे 5 तक एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है। डे 6 से लेकर डे 9 तक मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है। अभी जो है ना 30 जून से जो है ना यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुआ है, जिसमें कभी ये डे 10 डे 11 और आज ये डे 12 भी ख़त्म हो चुका है। सॉरी हाँ, आज ये डे 12 है। देखिए आज क्योंकि 2 जुलाई है तो आज ये चीज़ चल रहा है। तो देखिए टॉपिक यहाँ लिखा हुआ और आज करंट अफेयर्स अक्टूबर 2021 का भी पढ़ना है। तो जो भी लोग नए हैं तो अगर वो इस होमवर्क से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं। और ये 60 दिन में मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट का 3 बार 4 बार रिवाइज हो जाए। और ख़ासकर करंट अफेयर्स का समय 10 बार मैं रिवाइज करवा दूंगा इतना ही दिनों में। और करंट अफेयर्स मतलब कि जो भी पिछले 1.5 साल का मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से इतना करने के बाद करंट अफेयर्स का मतलब लगभग क्वेश्चन आप लोग का कवर हो जाएगा। तो और इसी तरह आगे भी अभी देखिए यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री मेरा जो है ना ये 6 जुलाई को ख़त्म होगा। फिर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होगा फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी या पॉलिटी, ऐसे करके पूरा A to Z मैं पिछले 60 दिनों में कवर करूँगा। तो जिनको जुड़ना है जुड़ जाए। और बाकी जितना भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी कुछ चाहिए तो आपको मेरा देखिए व्हाट्सअप नंबर है, आप हमको इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको पता है कि मेरा मेंस का भी सीरीज चल रहा है, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है। जिनको भी मेंस आंसर राइटिंग करना है ऑडिटर के लिए या सीडीपीओ के लिए, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, जो प्रोग्राम होता है डेली में शाम में, जैसे कि आज मान लीजिए कि ये है या आज सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का टॉपिक है और सामूहिक आंदोलन है, इसका आज शाम में 8 या 9 बजे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका क्वेश्चन देता हूँ 10, जिसमें कि 8 क्वेश्चन इस टॉपिक से रहता है और 2-3 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स रहता है। आपका पीटी का एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगा एमसीक्यू के कारण, ठीक ना। ऐसे करके जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें कि हम लोग हाइड्रोकार्बन और कार्बन और हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, देखिए इसमें बेसिक बातें क्या है कार्बन के बारे में, कि कार्बन जो है एक नॉन मेटल है और धातु है। देखिए मैं कोशिश किया हूँ कि जो नोट्स बनाया हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए हो जाए, क्योंकि कई सारे हमको मैसेज कॉल आ रहा है कि सर दोनों मीडियम को लेकर चलिए। देखिए मैं पहले बोला था कि चूँकि नोट्स या मटेरियल्स का था कमी था, इसलिए मैं हिंदी में करा रहा था। हालांकि हमको दोनों लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जितना भी मेरा क्लास आएगा साइंस का जो भी पीटी आएगा, मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को एक साथ लेकर चलने का, ठीक ना। और अलग देखिए हिंदी का और इंग्लिश का अलग अलग वीडियो बनाना संभव नहीं है, क्योंकि साइंस में तो मोस्टली बहुत चीज़ें तो इंग्लिश में ही आता है, इसलिए आप इतना समझ सकते हैं। आइए देखिए कार्बन, तो देखिए कार्बन सबसे पहली बात नॉन मेटल या अधातु है। फर्स्ट बात तो यही इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये 6 होता है। कितना होता है? इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। परमाणु संख्या 6 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 6 है। तो जब आपको हम बताए थे लास्ट क्लास में कि जो बोर्स एटॉमिक जो मॉडल था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी
एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर उसके बाद 8 जा सकता है, लेकिन यहाँ देखिए 4 ही जाएगा क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन तो 6 ही हैं। तो अब इसका मतलब कार्बन के लास्ट कक्षा में लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपको हम क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन 1 2 3 तक तो शेयर करना लूज करना आसान है, बट लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना और लूज करने में काफ़ी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसको कर पाना संभव नहीं है। इसलिए कार्बन क्या करता है कि शेयरिंग कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर लेता है, ये कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसलिए कार्बन जो है इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और इसकी वैलेंसी 4 होगी क्योंकि इसका लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, क्या करता है, शेयरिंग करता है, और शेयरिंग करके ही ये जो अपना कंपाउंड या यौगिक क्या करता है, बनाता है। इसलिए पूरे सारे जितने भी मेटल है नॉन मेटल है सबसे अधिक आपको कार्बन का ही कंपाउंड मिलेगा, कार्बन के यौगिक मिलेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आखिर कार्बन का कंपाउंड इतना क्यों है, क्योंकि अगर आप 11th-12th में केमिस्ट्री पढ़े हो तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ही सेक्शन है, इसका उसमें सिर्फ हमको कार्बन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये शेयरिंग करता है और शेयरिंग करने की वजह से इसके जो कंपाउंड या यौगिक बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। और देखिए कार्बन जब भी कभी कंपाउंड या यौगिक बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा मैं आपको ये बॉन्ड समझा देता हूँ, कोवैलेंट बॉन्ड और जो आयनिक बॉन्ड क्या होता है। हालांकि मैं लास्ट क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन फिर से मैं आज तो फिर डिस्कस कर देता हूँ, ठीक। देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, बॉन्ड होता है, यहाँ देखिएगा आप लोग बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड मतलब आबंध मतलब बंधन, ठीक ना। तो ये जो बॉन्ड होता है केमिस्ट्री में 2 तरह का होता है, एक तो होता है आपका आयनिक बॉन्ड, क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक ना। और दूसरा आपका होता है, इसको नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड हमेशा जो है ना किसके बीच में होगा, ये ध्यान रखना है, ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। मैं अभी एग्जांपल देकर समझाऊंगा। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो हमेशा ये जो है ना नॉन मेटल के बीच में होता है, या तो सेम नॉन मेटल हो सकता है या तो डिफरेंट नॉन मेटल हो सकता है, इसी के बीच में होगा। देखिए मैं आपको एक आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है मैं उसका एक एग्जांपल देकर आपको सिंपल सा समझाता हूँ। देखिए सिंपल एग्जांपल जो है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम जो है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड में 8 और इधर 1 बच गया। और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, कितना होता है, 17। और इसके लास्ट, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में 8 और अंतिम में कितना आएगा, 7 जाएगा। अब देखिए सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर ये लूज कर देगा तो इसका ऑक्टेल पूरा हो जाएगा, और एक क्लोरीन के पास 1 इसको चाहिए, तो अगर ये एक कहीं से गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो इसका अपना लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए यहाँ देखें ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा और ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो यहाँ पे जो इसको दोनों मतलब यहाँ सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर यहाँ बन जाएगा आपका क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये देखिए कंपाउंड या यौगिक बन गया। यहाँ यौगिक या कंपाउंड कैसे बना, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो गया, इसका इस पर चला गया। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ देखिए ये मेटल है, सोडियम मेटल है और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी कभी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, यौगिक, आयनिक यौगिक। लेकिन कोवैलेंट या सहसंयोजी आबंध क्या है, ये हमेशा नॉन मेटल के बीच में होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कार्बन है, ठीक ना, कार्बन है और ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक ना। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो होता क्या है कि कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि, और इसका हाइड्रोजन का 1 होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, ठीक ना। तो अब देखिए मान लीजिए कार्बन है, तो यहाँ मैं कार्बन लिख दिया। तो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अब देखिए ये अगर कार्बन अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, देखिए तो मीथेन बनेगा। देखिए कैसे होगा, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ आया, इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन, एक इसका इलेक्ट्रॉन आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और आएगा, इसका 1 तो आ गया, ठीक ना। अब देखिए चूँकि
कोई भी नॉन मेटल या कोई भी इलेक्ट्रॉन अंतिम 8 पुरना चाहिए। तो आप देखिए कार्बन के पास ऑलरेडी 4 था, अब क्या करेगा, ये 4 और ये ले लेगा। देखिए इस तरह से, ये अगर 4 इस तरह से ले लेगा ये, तो अब देखिए कार्बन के पास 8 हो गया। और हाइड्रोजन भी अपना देखिए 2 पुरा लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको 2 चाहिए। तो ये देखिए ऐसे कर लेगा, ये ऐसे शेयरिंग, देखिए ये शेयरिंग कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे से क्या किया, शेयरिंग करके अपना कंपाउंड क्या किया, फॉर्मेशन किया। और इस कंपाउंड का नाम क्या है, मीथेन, CH4। तो कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा नॉन मेटल ही जो है ना आपस में शेयरिंग करके क्या करता है, कंपाउंड को बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक बार पूछा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से बता दिया। अब देखिए यहाँ पे वही कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, अब ये कोवलेंट बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, आगे कुछ कुछ जहाँ जहाँ आएगा मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कार्बन क्यों एक वर्सटाइल नेचर का है। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वतोमुखी। वो तो हिंदी बहुत टफ है, मतलब क्यों ये वर्सटाइल नेचर का है, यूनिवर्स नेचर का क्यों है ये। देखिए इसमें पहला गुण होता है केटनेशन का। क्या होता है, केटनेशन का। केटनेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, कार्बन एक जो है ना यूनिक एक प्रॉपर्टी रखता है, और ये क्या करता है, अपने ही एटम के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना लेता है। एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, एक कार्बन यहाँ जुड़ गया, इसको बोलते हैं केटनेशन प्रक्रिया, ठीक ना। और दूसरा कि इसके पास टेट्रावैलेंसी है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सबके साथ शेयरिंग कर लेता है। इसलिए जो है ना कार्बन वर्सटाइल नेचर का है, और इसके कंपाउंड या यौगिक सबसे क्या है, ज़्यादा होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसी में एनसीईआरटी में दिया है हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन भी होगा और जिसमें क्या होगा, कार्बन भी होगा। तो अब देखिए हाइड्रोकार्बन मेनली 2 तरह का होता है। एक होता है सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो एक ग्रुप का नाम है एल्केन। क्या नाम है, एल्केन, ठीक ना। और देखिए एल्केन नाम है, एल्केन, ठीक ना। अनसैचुरेटेड में, हाँ सॉरी, एल्केन में जो है सिंगल, इसके जितने भी कंपाउंड या यौगिक बनेंगे इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, मैं बताऊंगा अभी। और एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2, ये फार्मूला याद रखेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, इसका जो पहला ग्रुप होता है इसमें एल्कीन्स, क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या बोल, डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला होता है CnH2n होता है। और एल्काइंस इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें CnH2n-2 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला। और एक और, हालांकि इसी में यह है, इसको ना एरोमेटिक, ये एक रिंग के फॉर्म में होता है। ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ये रिंग के फॉर्म में होता है। इसमें एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है बेंजीन का क्या होता है केमिकल फार्मूला। देखिए इसका होता है C6H12। और बेंजीन की खोज सबसे पहले माइकल फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो ये एरोमेटिक मतलब खुशबूदार, मतलब कि एक वलय के फॉर्म में होता है, रिंग के फॉर्म में। जो भी हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इसमें बेंजीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। C6H12 इसका, सॉरी C6H6 इसका फार्मूला होता है। और इसका खोज किसने किया था, माइकल फेराडे ने। इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इतना ही जाना जरूरी था। अब हमको मेनली ये एल्कीन्स और एल्काइंस को क्या करना है, पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको एग्जांपल से ही समझाऊंगा, क्योंकि बिना एग्जांपल से समझ में नहीं आएगा। देखिए पहला जो एल्केन्स ग्रुप है, एल्केन जो है इसका मैं लेता हूँ। देखिए एल्केन, ठीक ना। अब देखिए ये आप ये चीज़ ANE याद रखिए, ठीक ना, ANE, ठीक ना। ये जो है ना सफिक्स है ANE। अब देखिए एल्केन ग्रुप का हमें क्या होता है फार्मूला, CnH2n प्लस क्या बताया, 2 बताया, ठीक ना। अब यहाँ n का मान कुछ भी हो सकता है, 1, n का मान 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो क्या होगा 3 होगा। अगर n का मान 1 होगा तो समझिए उसका जो प्रीफिक्स होगा उसका नाम होता है मिथ। क्या नाम होता है, मिथ। इसी तरह 2 का होता है इथ। तो अभी आप हम एक मैं समझाता हूँ मिथ का। देखिए अगर यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, C यहाँ 1 H 2, n का मान 1 रखते हैं, अब प्लस क्या आ जाएगा 2, क्या होगा CH, देखिए 2 × 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा, ये होगा CH4। यही होता, अब देखिए चूँकि हम n का मान 1 रखे थे तो 1 का क्या होता है प्रीफिक्स, मिथ होता है। मिथ क्या होता है, मिथ। कौन सा होता है, मिथ। अब देखिए चूँकि ये एल्केन ग्रुप का था, ये उठा लीजिए n, तो यहाँ जोड़ दीजिए ANE, तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक ना। ऐसे ही केमिस्ट्री में होता है, बहुत ही ईजी होता है। लेकिन चूँकि इतना इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये क्लास 10th में बच्चे लोग पढ़ते हैं। लेकिन आप लोग को सिंपल इतना जान लीजिए कि अब यहाँ देखिए जो CH4 बना है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4, यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन।
ये हो गया, कंपाउंड पूरा हो गया। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड का। उसी तरह आपका जो ये वाला डबल बॉन्ड वाला जो है, ये जो डबल बॉन्ड का बताया मैं आपको, इसका नाम एल्कीन। देखिए इसमें कैसे होता है, देखिए इसका जो फार्मूला होता है, देखिए एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, इसका नाम क्या है, एल्कीन, नाम याद रखिएगा एल्कीन, क्योंकि इसी पे जो है ना आपका पूरा कंपाउंड का होता है फॉर्मेशन, ठीक ना। और आपको सिर्फ ये 3 जो है ना सफिक्स का जो है ना वर्ड याद रखना है। अभी एन का देखिए इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो एन का मान 1 रखने पर कंपाउंड पूरा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे एन का मान हमको 2 रखना पड़ेगा। अगर हम 2 रखेंगे तो C2H क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो चूँकि यहाँ एन का मान हम 2 रखे, तो 2 जहाँ भी एन का मान रखता है उसका होता है इथ, क्या होता है इथ, क्या होता है इथ। अब देखिए लास्ट 3 वर्ड लीजिए, यहाँ ENE लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन, क्या नाम हो जाएगा, इथीन। ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें बता दिया। अब देखिए इसका अगर हम बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे, देखिए कार्बन 2 है तो 1 कार्बन 2 कार्बन लगा दिए, ठीक ना। अब हाइड्रोजन कितना 4 है। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनेंगे। अब देखिए यहाँ, अब देखिए एक यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक ना। फिर एक इधर लगा दीजिए, 3 आ गया, इधर कितना लगा 4। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कार्बन के पास देखिए 4 पुर गया, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ऐसे करके देखिए यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। इसी तरह इसमें आपका जो एल्काइंस में इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसका क्या होता है, CnH2n2। अगर कभी एग्जाम में ये पूछ दे कि अगर कोई कंपाउंड देखे ये कंपाउंड किस ग्रुप का है, तो आप इस तरह से अगर ये फार्मूला अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी आपको फन ये पूछा था, देखिए कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितना भी होता है, जो भी ईंधन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो स्वच्छ फ्लेम या स्वच्छ जला देगी, उसमें कालिख नहीं पड़ेगी। ये भी एग्जाम में पूछ चुका, क्योंकि इसमें सारे देखिए अभी हम क्या बताएं, इसका जो सारा का सारा जो आपका जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो है ना फुलफिल है, इसलिए जल के जो है ना स्वच्छ हमको जो है ना जला देते हैं या अच्छा फ्लेम देता है। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है, हिंदी में बोलते हैं इसको समायव्यता, तो हिंदी थोड़ा कठिन है, इंग्लिश समझिए, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मतलब कि कुछ ऐसे जो है ना हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये भी अगर क्वेश्चन पूछ चुका है कि आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं, मतलब कि जिसका फार्मूला तो सेम होता है, ध्यान रखिए, जिसका जो है ना फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, अनुसूत्र सेम होता है, लेकिन उसका जो बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसको वो अलग अलग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे C4H10 है, ठीक ना। अब देखिए कार्बन 4 है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन लगा दिए, और यहाँ सब जगह अगर हाइड्रोजन हम फिट कर देंगे तो यहाँ 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। एक तो इसका स्ट्रक्चर ये भी हो गया, और दूसरा देखिए ये भी हो गया, 1 कार्बन 2 3 4, और ये इसको हम ऐसे भी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, ऐसा भी इसका स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि फार्मूला तो सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखिए दो तरह का बन गया, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका नाम है बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। ये एग्जाम में कई बार पूछा, इसको पॉलीमर भी शॉर्ट में बोलते हैं। देखिए आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, देखिए पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारा, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और मर मतलब क्या होता है, यूनिट। मतलब कि जब कई सारे मोनोमर, मतलब कई सारे छोटे छोटे मोनोमर मिल के ही क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। मतलब बहुत सारे मोनोमर, छोटे छोटे मोनोमर मिल के क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। ये सिंपल समझिए कि हम लोग जैसे कि अगर कोई समझिए कि कोई अगर लड्डू है, बूंदी वाले लड्डू है, देखिए छोटे छोटे बूंदी मिल के बड़ा सा लड्डू बनता है, तो ये समझिए ये छोटा सा बूंदी जो है ये समझिए मोनोमर है, 1 मोनोमर है, 2 मोनोमर है, 3 मोनोमर, ऐसे कई सारे मोनोमर मिल के पूरा एक लड्डू बनता है, तो लड्डू का मोनोमर हो गया। मतलब कहने मतलब ये है कि जो पॉलीमर में सिंपल सा क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे मोनोमर एकल चीज़ जो है ना बहु में बनता है, मतलब कि बहुत चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। अब इसका सबसे मोस्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एथीन जो है, देखिए एथीन, ये एथीन मोनोमर है, एथीन क्या है, एक मोनोमर है, और कई सारे एथीन जब आपस में जब मिलता है तो बन जाता है पॉलीथीन। तो ये पॉलीथीन एक पॉलीमर है, लेकिन एथीन एक मोनोमर, मतलब कई सारे एथीन, मतलब यहाँ C2H4 ये एथीन है, अभी आपको जस्ट हम बताए थे एथीन का, ठीक ना। ये कई सारे मोनोमर मिल के ही आपका पॉलीमर क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, एथीन है। उसी तरह जो हम प्रोटीन जब हम लोग खाते हैं, प्रोटीन भी एक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ये प्रोटीन जो है ना कई सारे एमिनो एसिड से मिलकर क्या होता है, बना होता है। मतलब ये सब मोनोमर है और ये सब क्या है, पॉलीमर है। ये कई सारा होगा और यही सब मिलकर एक क्या होगा, बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब सबसे यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि
क्वेश्चन कई बार पूछा है कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर। अब पॉलीमर के कितने प्रकार होते हैं? देखिए इसमें पहला प्रकार है प्राकृतिक या नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक या संश्लेषित, और तीसरा एक है सेमी सिंथेटिक जिसको अर्ध संश्लेषित बोलते हैं। देखिए प्राकृतिक का सिर्फ एग्जाम्पल याद रखिए, प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है, रबड़ है। हालांकि रबड़ तो कृत्रिम भी बनता है लेकिन इसमें प्राकृतिक रबड़ भी है, ठीक ना। सिंथेटिक में पॉलीथीन हो जाएगा, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब क्या है? सिंथेटिक है। और सेमी सिंथेटिक में आपका दोनों प्रॉपर्टी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। जैसे कि अगर हम जो प्राकृतिक रबर होता है अगर उसमें हम सल्फ़र को मिला देंगे तो जो हमको रबर मिलेगा उसको हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक, मतलब इसमें दोनों चीज़ मिला रहता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जांपल्स कई बार पूछा है कि कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है, कौन सा नेचुरल है, इसको आप एग्जांपल ध्यान रखें क्योंकि पॉलिस्टर, पीवीसी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। अब हम देखिए अब इसी में अलग अलग पॉलीमर को हम डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है रबर। पहला कौन सा है? रबर। देखिए रबर जो है ना आपका नेचुरल भी मिलता है और आपका ये जो है ना सिंथेटिक भी मिलता है। तो अब देखिए मैं दोनों को लिखने की कोशिश करें, आप समझना, खाली इसको देखिए याद रखना है। देखिए नेचुरल, सिंपल सी बात है, नेचुरल का जो भी रबर होता है उसमें जो है ना आइसोप्रीन का वो बहुलक होता है, वो आइसोप्रीन से मिलके बना होता है। तो छोटे छोटे आइसोप्रीन चूँकि मोनोमर है, उसी मोनोमर से आपका जो है ना ये रबर क्या होता है? बना होता है। और यह जो रबर काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी मुलायम होता है, और इसको हार्ड बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इस रबर में क्या हम मिलाते हैं? कार्बन। और कार्बन मिलाने की वजह से ये हार्ड होता है, इसलिए हम इसका यूज ट्यूब में, टायर में कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल रबर में हम लोग क्या मिलाते हैं? कार्बन मिला कर उसको हार्ड बनाते हैं, उसका यूज ट्यूब और टायर में किया जाता है, ठीक है। एक और समझ लीजिए, जब हम प्राकृतिक या नेचुरल रबर में जब हम सल्फर को हम मिलाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वल्केनाइजेशन प्रोसेस। वल्केनाइजेशन प्रोसेस, ये एग्जाम में पूछ चुका है कि वल्कनीकरण किसे कहते हैं? जब हम प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वल्केनाइजेशन। और इसे हम लोग जो ग्लव्स जो हम लोग जो पहनते हैं, जो ग्लव्स होता है, इसी प्रोसेस से बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये सिंथेटिक, देखिए सिंथेटिक में खाली एग्जाम्पल याद रखिए। देखिए पहला है नियोप्रीन। क्या है ये? नियोप्रीन चूँकि एक ये है पॉलीमर, और ये छोटे छोटे जो है ना मोनोमर का नाम है 2-क्लोरोब्यूटेनाइड से मिलकर बनता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका यूज हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल्स में करते हैं, मतलब जहाँ पे करंट पास ना हो सके। ये होता है थाइकोल, ये भी एक सिंथेटिक रबर है, इसको हम डाइक्लोरोइथेन से बनाते हैं। देखिए ये चूँकि पॉलीमर हो गया और ये छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर हम ये थाइकोल क्या करते हैं? बनाते हैं। एग्जाम में पूछा है थाइकोल क्या है, तो थाइकोल एक रबर है, वो भी कैसा रबर है? सिंथेटिक रबर है। अब देखिए अगला जो पॉलीमर उसका नाम है प्लास्टिक। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक प्लास्टिक है, ठीक ना। देखिए प्लास्टिक भी दो तरह के, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिक। ये क्लास 8 का भी एनसीईआरटी साइंस में दिया हुआ है, और यहाँ चूँकि क्लास 9th में 10th में नहीं दिया हुआ है, ये प्लास्टिक जो क्लास 10th में नहीं दिया, इसलिए मैं इसको क्लास 8 से और जो लूसेंट का है उससे मैं लिया हूँ, ठीक है। देखिए प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि इसको एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे जो गली मोहल्ले में जो कबाड़ी वाला आता है वो इसी थर्मोप्लास्टिक को ही खरीदता है ताकि उसको बार बार रिसाइकल किया जा सके। वही मैं लिख दिया हूँ, गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाता है और ठंडा करने पर ये हार्ड हो जाता है। इसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल देखिए पॉलीस्टीरीन, इसका निर्माण जो है ना फेनिल इथिलीन नामक मोनोमर को मिलाने से होता है। देखिए क्योंकि ये पॉलीमर है तो ये फेनिल एथिलीन छोटे छोटे मोनोमर मिला के ये बनता है। अगला वही पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका निर्माण जो वाइनिल क्लोराइड नामक मोनोमर से होता है। अगला है थर्मोप्लास्टिक टेफ्लॉन, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। इसका निर्माण जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन से होता है, ठीक ना। और एक है नायलॉन, ये सब क्या आपका थर्मोप्लास्टिक है। और इसका थर्मोसेटिंग, ये प्लास्टिक कैसा है? इसको आप एक ही बार ही यूज कर सकते हैं, ठीक ना। और इसका सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है बेकलाइट। और बीपीएससी क्वेश्चन 64 या 63 में पूछा था पीपीटी में कि बेकलाइट किससे मिलकर बना होता है? तो ये होता है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से मिलकर ये बना होता है। देखिए अभी जो मैं पढ़ाया ना कि नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है, देखिए अभी मैं जस्ट आपको आइसोप्रीन बताया हूँ। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 65th बीपीएससी में पूछ चुका है। देखिए एक बार मैं ये भी पढ़ाया था, देखिए न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है, मैं बताया आपको कि हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा है मैं वही पूछा जा रहा है जो मैं बताया हूँ, ठीक ना। देखिए अभी एक मैं क्वेश्चन ये बताया था हाइड्रोकार्बन में, जिसमें कार्बन के 2 एटम
मतलब जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए इसमें है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनिक बॉन्ड। ऑब्वियस सी बात है आपका इसका आंसर एल्कीन। अभी मैं जैसे बताया डबल बॉन्ड एल्कीन में होता है, इसमें तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्काइन में क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है। देख रहे क्वेश्चन यही बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी को ही बेसिक बना के बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी देखिए जस्ट मैं आपको क्या पढ़ा, टेफ्लॉन का क्या होता है मोनोमर। देखिए सिंपल यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा है ये 60 से 62 बीपीएससी में देखिए पूछा है कि टेफ्लॉन का कौन सा एक जो है ना बहुलक है। देखिए यहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन देखिए इसका क्या हो टेट्राफ्लोरोएथीन हो जाएगा। तो मैं कोशिश किया हूँ कि उसी चीज़ को कवर करने का जो कि बीपीएससी एग्जाम में पूछता है। ये देखिए 60 से 62 का क्वेश्चन पीटी का है। देखिए इसी में क्वेश्चन पूछा था देखिए कि बेकेलाइट किसका जो है ना कंपोनेंट होता है। देखिए यहाँ दिया ऑप्शन यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बी। तो मतलब कि ये जो मैं अभी जो टॉपिक आप लोग को करा रहा हूँ जो कराया, इस समझिए कि इसमें से बीपीएससी कभी कभी क्या होता है कि 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए ये जो मैं अभी पढ़ाया काफ़ी अच्छे से और मैं वही पढ़ाया जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। इसी को 1 बार 2 बार पढ़ लेना है और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आपको इसको क्या डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना 2-3 बार। हो गया याद हो गया। बेकेलाइट, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड को इसमें क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके इसको प्राप्त करते हैं। हालांकि क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा था इसमें, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज होता है। बाकी देखिए कुछ अदर भी थर्मोफिटिंग एग्जाम्पल याद रखिए, ग्लिप्टिल है, विटल है और मेलामाइन है। ये किसका थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोफिटिंग एग्जाम्पल नहीं है, यहाँ है। अगर आपको ये सब याद रहेगा तो कौन नहीं है तो उसको टिक तो आप कर ही लोगे। और ऐसे ही क्वेश्चन में मैक्सिमम आंसर ई होता है, ठीक ना। हालांकि अभी मैं जितना आपको भी आंसर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिखाया हूँ, जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा पूरा साइंस का लेक्चर तो मैं पूरा आपको एक बार दिखाऊँगा जितना मैं पढ़ाया हूँ उस लगे सब जो मैं कवर कर लिया हूँ। तो एक बार मैं लास्ट में पूरा साइंस का जो है ना जितना बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है एक बार मैं पूरा एक ही साथ करा दूंगा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। मैं अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या वो यूजफुल है या नहीं। चलिए नेक्स्ट चलिए, ये हो गया आपका प्लास्टिक के बारे में। अब अगला इसमें देखिए है फाइबर। देखिए फाइबर के बारे में अधिक जानने की जरूरत नहीं है। फाइबर हालांकि क्लास 10th में नहीं दिया, ये क्लास 8 का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल क्लास 8 से ले लिया हूँ। देखिए फाइबर भी देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। देखिए फाइबर में नेचुरल में क्या होता है कॉटन, जूट, वूल होता है, और सिंथेटिक में क्या नायलॉन। ये पहला रेशा था, क्वेश्चन ये पूछा है कि पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा है, नायलॉन ही, ध्यान रखिएगा। रेयन, इसका निर्माण सेलुलोज और लकड़ी से हुआ था, ध्यान रखिए रेयन था। और पॉलिस्टर हो गया, कार्बन फाइबर्स हो गया, ये सब सिंथेटिक रेशे के क्या है एग्जाम्पल हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे कि मीथेन है, मीथेन को इसका मार्स गैस भी इसको हम लोग बोलते हैं। एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सर होता है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ठीक ना। प्रोड्यूसर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सर होता है। और वाटर गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। शायद ये सीडीपीओ शायद पेपर में पूछा था या 66 बीपीएससी, हमको भी याद नहीं आ रहा है। ये इसी में इसको दोनों में एक कोई क्वेश्चन पूछा, देखिए यही पूछा है। तो कहने में तो ये है कि ये जो है ना आपका पूरा का पूरा जो कार्बन और हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको फैक्ट लगा, जो भी कॉन्सेप्ट लगा, मैं वो बता दिया हूँ, ठीक ना। अब केमिस्ट्री का लगभग सारा जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर था मैं डिस्कस कर दिया हूँ। हाँ हालांकि 1-2 कुछ और बचा है, तो वो मैं उसको मिसलेनियस जब पढ़ाऊँगा, जब पूरा साइंस का जब मैं विविध पढ़ाऊँगा उसमें मैं कवर कर लूँगा। उसके बाद भी जितना भी मेरा 8 वीडियो केमिस्ट्री का आया है इसको आप अच्छे से देखिए। इसका जो भी मैं पीडीएफ अभी जो नहीं ग्रुप में शेयर कर पाया हूँ टेलीग्राम पे, उसको मैं आज सब आपको पीडीएफ में शेयर कर दूँगा। इसका भी पीडीएफ मैं भी शेयर कर दूँगा। उसके साथ आपसे रिक्वेस्ट एक और भी है कि 8 मई को जो बीपीएससी पीटी होने वाला था उसके पहले भी मैं पूरा साइंस का एक बार रिवाइज कराया था, एनसीईआरटी के बुक से ही दिखा कराया था। और उसमें एक मैं ना स्पीडी का फैक्ट बेस्ड जो साइंस का था वो मैं एक घंटे के वीडियो में बताया हूँ। तो उसमें कुछ केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री का भी बताया हूँ। तो मैं चूँकि जो वीडियो 7 आपको वीडियो 8 वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इसमें वो चीज़ मैं जानबूझ के नहीं बताया हूँ कि जो ऑलरेडी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद नीचे लिंक में मैं उस वीडियो को भी शेयर कर दे रहा हूँ, आप एक बार उस साइंस के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें मेनली जो स्पीडी में जो जितना भी फैक्चुअल है साइंस या केमिस्ट्री का उसको एक बार देख लीजिएगा, तब आपका पूरा कंप्लीट जो है ना केमिस्ट्री का जो है ना
कवर हो जाएगा। और अगर केमिस्ट्री में अगर कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा तो उम्मीद है कि इसी के रेंज में रहेगा। हाँ, एक दो देखिए 100% क्वेश्चन गारंटी कोई नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन अगर केमिस्ट्री से अगर 8 क्वेश्चन पूछता है तो 8 में से आप 6 क्वेश्चन का जवाब इजीली देने में सक्षम रहिएगा, बाकी 2 क्वेश्चन तो आप और भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। तो अब रिक्वेस्ट मेरा आप लोग से यही है कि लगभग केमिस्ट्री का जो साइंस का जो सेक्शन था लगभग ख़त्म हो गया। 1-2 वीडियो होगा तो और मैं बना दूंगा। और जो नीचे जो मैं वीडियो अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ उसको एक बार जरूर देख लीजिए, तो आपका कंप्लीट जो है साइंस हो जाएगा। अब कंप्लीट आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, साइंस नहीं हो जाएगा। साइंस का भी तो लगता है मेरी वीडियो आएगी। अब मैं नेक्स्ट जो है ना बायोलॉजी ही शुरू करूँगा। बायोलॉजी में भी मेनली मैं कोशिश करूँगा क्लास 9th और क्लास 10th में जितना भी चीज़ें देखिए साइंस में पढ़ना तो बहुत कुछ है उतना, लेकिन फिर भी जो क्लास 9th और 10th में जितना सिलेबस है वो सफिशिएंट है, उसी को मैं कवर कराऊंगा। बाकी आप लोग मेरा वीडियो देखिए, बाकी अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।